मिल जाती है मंजिल, कोशिश करने पर हर बात किस्मत पर नहीं टाली जाती। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, हर कोई सफलता की बुलंदियों को छूना चाहता है और इन बुलंदियों को छूने के लिए हमें चंद बातों को अपने जीवन से, अपने दिमाग से निकालने की आवश्यकता होती है। पहली बात, मुझसे नहीं होगा। वह कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो मार्ग में भले कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हम उसे पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। वहीं अगर हम सोच लेते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं होगा तो वो काम भले ही कितना ही आसान क्यों ना हो, हम उसे कर नहीं पाते। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहें कि हम किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे। अमूमन दर्शकों, देखा जाता है कि लोग उसी की काबिलियत पर सवाल उठाते हैं या उसी की निंदा करते हैं जो खुद पर विश्वास नहीं रखते। जिस दिन आप खुद पर विश्वास रख के अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, उसी दिन आप लक्ष्य को भी पालेंगे। साथ ही साथ जो लोग आपकी निंदा कर रहे थे वो लोग आपकी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। और सबसे ज़रूरी बात, मेरी किस्मत खराब है या मेरा समय खराब चल रहा है। दर्शकों, हमारा जीवन कैसा होगा, हम कितने सफल होंगे, ये बात हमारी किस्मत पे नहीं बल्कि हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी कार्य मुमकिन है अगर हम उसे सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से करें। इसीलिए दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें, सच्ची मेहनत करें, सच्ची लगन रखें, खुद पर विश्वास रखें। फिर देखिए, हर मंजिल आपकी है और आप सफल ज़रूर होंगे। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की ओर, देखते हैं आज का अनमोल वचन। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला है हमारे आज के मेहमान से रूबरू होने का। दर्शकों, कहते हैं कि भरोसा और साथ साथ हो तो कोई भी कार्य सरल और मुमकिन हो जाता है। और कुछ ऐसा ही भरोसे और साथ का परस्पर मेल हमें देखने को मिलता है पत्रकारिता में। पत्रकारिता कई दशकों से हमारे देश के लोगों को सूचित, शिक्षित व जागरूक करने का कार्य पूर्ण रूप से करते आ रही है। और आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, इसलिए आज के कार्यक्रम में हम बड़े ही विस्तार से बातचीत करेंगे। पत्रकारिता क्या है, इसके बदलते नए स्वरूपों के बारे में और इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान। हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार व संपादक डॉक्टर उज्जवल कुमार। डॉक्टर उज्जवल कुमार, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। तमाम दर्शकों को भी नमस्कार, अपना नमस्कार जी। जैसा कि आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, हमेशा से हमारे देश में पत्रकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त साधन रही है लोगों को सूचित करने का, शिक्षित करने का, लोगों को एकजुट लाने का। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि आज के दिवस की क्या विशेषता है और किन उद्देश्य के साथ इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। प्रिया जी, बड़ा अच्छा सवाल है। और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के बारे में दर्शकों को बता दूं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अस्तित्व में तो 1966 में आ गया था, लेकिन उसके सम्मान में पहली बार 17 नवंबर 1997 को ये शुरू हुआ। और पत्रकारिता के सम्मान में, पत्रकारिता के एथिक्स को, पत्रकारिता के मानदंडों को अपनाने के लिए जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक मानक तय किए थे, तो उसके सम्मान में ये इस दिवस की शुरुआत हुई। और इसी बहाने एक पत्रकारिता के बनते बिगड़ते स्वरूप पर हम विचार करते हर साल इस दिन को, और पत्रकारिता में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या मानक में और सुधार की ज़रूरत है। तो इस दिवस के बहाने हम इसको लेते हैं और इस तरह से राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की शुरुआत 17 नवंबर 1997 से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मान में हुआ था। जी, मतलब एक नए दौर की शुरुआत हुई। और जैसे अगर पत्रकारिता की बात करें तो हमेशा से पत्रकारिता एक ढाल बनकर हम सभी के साथ खड़ी रही, फिर चाहे बात हो आज़ादी के पहले की हो या आज़ादी के बाद की हो। और शायद इसीलिए इस साल का विषय है, मतलब इस दिवस को एक बहुत ही विशेष विषय के साथ जोड़ा गया है कि चेंजिंग नेचर ऑफ जर्नलिज्म। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जैसा कि चेंजिंग नेचर ऑफ जर्नलिज्म इस साल के राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस का थीम रखा गया है। पत्रकारिता में बड़ा तेज़ी से बदलाव आ रहा है। एक समय था कि अखबार की पत्रकारिता तक सीमित थी, बाद में रेडियो टेलीविज़न का दौर आया, फिर भी बहुत हद तक इसका विस्तार सीमित था। आज जब 4G, 5G और 6G के ज़माने में हैं, ऐसे में अब सुदूरवर्ती इलाकों तक लोगों की पहुंच हुई है
और अब मतलब हर एक नागरिक जो सजग नागरिक है, और अब तो कहते हैं कि इंडिया में जितना एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उतने जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल। और वो पल भर में सूचनाएं इतनी तेज़ी से फैल रही हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उनका एक अनुशासन बनाया जाए। तो बदलते दौर की पत्रकारिता मतलब बहुत होता क्या था कि यदि आप 1990 के पहले या 80 के पहले के दशक की बात करेंगे तो पत्रकारिता में आज खबरें भेजी जाती थी, समाचार जाता था, हेड क्वार्टर जैसे पटना राजधानी है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कभी कभी 2-2 दिन लग जाते, उसके बाद वो प्रकाशित होता और फिर पाठकों तक पहुँचने में समय लग जाता। तो ऐसे करके एक जो अंतराल था, बहुत लोगों में उत्सुकता रहती थी अब आएगा कब आएगा। अब वो बातें ख़त्म हो गई हैं और अब तो कुछ अतिरेक हो गया है, उसमें अब बहुत ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें भी प्रचारित हो जा रही हैं जिससे समाज में कई तरह के दंगा फसाद फैलने की आशंका बनी रहती है, और लोग सस्ती लोकप्रियता के कारण कुछ भी सूट करके कुछ बनावटीपना तरीके से फैला रहे हैं। ऐसे में बहुत सजग, सतर्क और अनुशासित रहने की ज़रूरत है। और इसलिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के मौके पे मुझे तो लगता है कि हर एक नागरिक को इस मामले में कि जो सूचनाएं आ रही हैं, एक बारगी आप उस पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें, पहले थोड़ी सी उनकी तथ्य परख पड़ताल जरूर कर लें, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि आज इतने साधन हमारे पास उपलब्ध है कि हर कोई अपने आप में एक पत्रकार को देखता है। अगर ऐसे में सही मायने में पत्रकारिता की बात की जाए तो किसी के लिए ये एक विश्वास है, किसी के लिए एक साथ है, किसी के लिए ये जनसेवा है। अगर आपसे पूछो तो सही मायने में पत्रकारिता क्या है, अपने शब्दों में आप कैसे इसे बयां करना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता सच में एक ऐसी सोच है, एक ऐसी विधा है जिसमें हम समाज के सबसे पिछले पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनकी बात शासन तक पहुंचाना, प्रशासन तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, उनकी ज़रूरतों को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की योजनाओं में जो कमियां रह गई या सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं जिन लाभुकों के लिए, उन तक कितनी उसकी पहुंच हो पाई, समाज में और भी ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं जिसकी सूचना, सटीक सूचना और त्वरित सूचना जिम्मेवार लोगों तक पहुंचाना ताकि वहां तुरंत रिलीफ पहुंच सके। मतलब पत्रकारिता ये सब विधा जब अंग्रेज़ों का राज था, उस समय पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे अपने देश के नागरिकों को इतना सजग बनाएं कि वो अंग्रेज़ों को भगाने में के लिए आगे आएँ, आंदोलित हों। अब पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, अब तो हम आज़ाद हैं, अब हमारी ज़रूरतें बदली हैं, तो पत्रकारिता का जाहिर तौर पर स्वरूप भी बदला है। अब पत्रकारिता का सही मायने में उपयोग इस मामले में ही होना चाहिए था। समाज में कोई मतलब इनोवेशन हो रहा है, गांव में भी इनोवेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। सुदूरवर्ती इलाके में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको उभार करके बाहर लाना। जैसे अभी मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं कि एक उत्तर बिहार का एक लड़का बहुत पहलवानी में बहुत अच्छा कर रहा है, अभी उसके रील्स बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि सरकार का ध्यान उस पर गया कि एक अच्छा बॉडी बिल्डिंग का इंसान वो सुदूरवर्ती इलाके में पड़ा है, सरकार ने उसे बुलावा भेजा है। तो ये सही पत्रकारिता है कि छुपी हुई प्रतिभा को भी उजागर करना, बाहर लाना। ऐसे ही बहुत सारे समय में अलग अलग काल, समय, परिस्थिति के अनुसार सही सूचनाएं जिम्मेवार लोगों तक पहुंचाना और जो कमियां रह गई हों उस ओर सरकार का ध्यान दिलाना, पत्रकारिता का सही पूछें तो सही स्वरूप यही था और यही है। इस सफ़र में जो पत्रकारिता को जिसका सबसे महत्वपूर्ण साथ मिला है वो है तकनीकों का साथ, तो इसके साथ के बारे में क्या बताना चाहेंगे? तकनीक में तो आमूल चूल परिवर्तन आया है। अब हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि उस बदलाव के साक्षी रहे हैं। मतलब हम लोगों ने फैक्स का भी ज़माना देखा है और आज फैक्स का ज़माना था, पेजर का ज़माना आया, अब तो एसएमएस और इंटरनेट, इंट्रानेट और लाइव टेलीकास्टिंग, मोबाइल से वेबकास्टिंग हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब जो सूचनाएं इतनी तेज़ी से, पहले कम से कम एक विचार करने का मौका मिलता था कि सूचनाएं आई हैं, उसका संपादन होता था, उस पर चर्चा होती थी। अब तो तकनीक ने ऐसा कर दिया है और पहले कौन की आपाधापी में बिना कोई पड़ताल किए और बिना मतलब कोई फिल्टर लगाए चीज़ें एज इट इज़ प्रसारित कर दी जा रही हैं। तो तकनीक कुछ मामले में तो बढ़िया है कि सुदूरवर्ती इलाकों की चीज़ें तुरंत भर में बाहर आ रही हैं, लेकिन कुछ मामले में सच में ये खतरनाक हो गया है। कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आ जा रही हैं
जिससे समाज में बहुत बहुत बड़े पैमाने पर मतलब एक असंतोष फैल सकता है। और यदि उसको समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो आपने देखा होगा कई मौके पे कई इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं बंद की जा रही हैं। ये क्या है, तकनीक पर अंकुश ऐसे नहीं पाया जा सकता। तकनीक ने इतना हम सबको निरंकुश कर दिया है कि अब सरकार को मजबूरन कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बाधित करके उन तकनीक को निष्क्रिय किया जा रहा है। तो तकनीक का एक हद तक उपयोग करें तब तो ये बड़ा सार्थक परिणाम देता है, लेकिन जैसे ही इस पर नियंत्रण आपका समाप्त होता है और कुछ भी और पहले प्रसारित करने की आपाधापी में आप आगे आ जाते हैं, तब इसका असर बड़ा खतरनाक होने लगता है। जैसे कि सर हम बात कर रहे थे पत्रकारिता की महत्ता पर, कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही विकास है, और इस बात को पूर्ण रूप से समझाती है, दर्शाती है पत्रकारिता। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी, आज के समय में पत्रकारिता कितना और क्यों ज़रूरी है? देखिए, पत्रकारिता का तो जैसा कि शुरू से मुख्य उद्देश्य ही यही रहा है, सूचनाओं का एक सही संप्रेषण सही माध्यम से और सही लोगों तक हो जाए। अभी हाल की घटना है, चीन में एक कार चालक ने लगभग 40 लोगों को रौंद दिया, 35 लोगों की उसमें मौत हो गई। ये पिछले सप्ताह की घटना है। चीन की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया इस सूचना के प्रसारण पे। आज एक पैरेलल सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है जो सूचनाओं को दबने नहीं दे रहा है। एक्स हैंडल पे सूचनाएं प्रसारित होती है और पूरा वीडियो फुटेज जारी होता है और पूरी दुनिया में बात फैल जाती है। सरकार ने तो इसको दबाने की पूरी कोशिश की कि इससे चीन की बदनामी होगी, चीन में अभी कुछ बड़ा आयोजन होना है, वो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि आज सूचनाओं का इतना विस्फोट हो रहा है इतनी तेज़ी से कि मतलब आप किसी के दबाए नहीं रुक सकती, और कुछ मामले में तो सूचनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। और जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इनोवेशन हो रहे। आज एलन मस्क ने नया रॉकेट लॉन्च किया, नए सैटेलाइट लॉन्च किए, इसकी जानकारी गांव के लोगों तक है। ये कैसे है? इसी पत्रकारिता के थ्रू है। और अब गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी उसको पता है कि एलन मस्क ने ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है कि जो वापसी में ठीक उसी जगह पर आकर के गिरा जहां वो चाह रहे थे। ऐसा अमूमन अभी तक नहीं होता है। ये जानकारी गांव के बच्चों को भी मिल रही है आज की पत्रकारिता के कारण ही, सूचना तकनीक में हुए बदलाव के कारण ही। तो सच में यदि पत्रकारिता के विधा का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे जीवन स्तर को भी बढ़ाता है, हमारे समाज में एक सांप्रदायिक सौहार्द भी लाता है, सरकार को अपनी योजनाओं का आकलन करने में मदद भी ये पहुंचाता है। जब पता होता है कि जो गांव की डेमोग्राफी क्या है, उसके हिसाब से क्या चीज़ें चल रही हैं और सरकार तक चीज़ें पहुंचती हैं, तो उसके हिसाब से जो योजनाएं बनती है उसमें उसको शामिल किया जाता है। तो पत्रकारिता की इन तमाम विधाओं के जरिए एक सभ्य समाज को सुसभ्य तरीके से संचालित करने में जो सहयोग मिल सकता था, इसकी पूरी पृष्ठभूमि पत्रकारिता पर आधारित होती है। और कोई चाहे कि इसको दबा करके, इसको इग्नोर करके आगे बढ़ें, तब तो फिर एक सभ्य समाज की परिकल्पना और उसकी संरचना नहीं की जा सकती। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर जब भी महत्व की बात होती है तो कहते हैं कि अच्छी पत्रकारिता और टेलीविज़न इस जगह को, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है रहने के लिए। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि पत्रकारिता किस तरीके से समाज एवं जन कल्याण में अपनी भूमिका निभाती है? देखिए, पत्रकारिता मतलब पत्रकारिता की विधा, जैसे सूचनाएं, कभी कभी सूचनाएं ऐसी होती है, जैसे वेद का श्लोक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, असत्यम प्रियम न ब्रूयात। सच बोलें, अप्रिय सच न बोलें, मतलब ऐसी सलाह दी जाती है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि सब कुछ जानते भर में भी उसको प्रचारित, प्रसारित या फिर समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। तो यहीं पे मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहीं पे फेल हो जाता है। यहीं पे मतलब आज की तारीख में पत्रकारिता में बड़े व्यापक पैमाने पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। एंकर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एडिटिंग में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी विधाओं में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब आ जाएगा ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात और मतलब मानवीय संवेदनाओं को परखने की बात, तो वहाँ पे एआई फेल कर जाता है। तो बहुत सारी सूचनाएं ऐसी आपके सामने आती हैं, घटित होती हैं कि जिसका प्रसारण, जिसका प्रकाशन और जिसका आगे संप्रेषण नहीं किया जा सकता है, समाज हित में नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में एक पत्रकारों का बड़ा नैतिक दायित्व बनता है कि वो चीज़ों को इस स्तर पर, अपने स्तर पर रोकें। और ये मतलब पत्रकारिता का एथिक्स भी कहता है,
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ मानदंड बनाए हैं, नैतिक कर्तव्य पत्रकारों के निर्धारित किए हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि भाई आप ऐसी सूचनाएं, ठीक है, सही है, एकदम सही है, सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यदि उसका प्रसारण या प्रकाशन समाज हित में नहीं है तो ऐसी सूचनाएं समाज में न प्रकाशित की जाएं, न प्रसारित किए जाएं। तो यहीं पे मतलब एक पत्रकार का धर्म की भी परीक्षा होती है, और पत्रकारिता सही तरीके से उपयोग किया जाए तो समाज को एक सभ्य, सुशील, मतलब जहाँ शिक्षित, तकनीकों ने इससे बेहतर किया, वहाँ पे कई चुनौतियों को भी सामने लेकर आए। सर, हम चुनौतियों की बात कर रहे थे कि जहाँ एक और तकनीकों ने पत्रकारिता के क्षेत्र को बेहतर बनाया, वहीं कई चुनौतियाँ भी हमारे सामने आ खड़ी हुई हैं। चाहूँगी उन चुनौतियों के बारे में बताएं। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई है, चुनौतियाँ जैसे ही आप इंफॉर्मेशन के बम्बार्डिंग में जाएंगे, पहले प्रकाशित करने की आपाधापी में जाएंगे, और हर हाथ में, जैसा मैंने कहा कि तकनीक ने एक साथ 40 करोड़ पत्रकार पैदा कर दिए। जितने स्मार्टफोन हैं सब रील्स बना करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे डाल रहे हैं। तो सब जर्नलिज्म का एक पार्ट ही है वो, उसको हम बहुत अलग नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल करके आई, छोटा सा रील मिला, उसके आधार पर पुलिस ने पड़ताल की और चीज़ें आगे आ गई। तो कभी कभी तो वो बढ़िया काम कर जाता है, कहीं कहीं चोरी की घटनाएं होती या कोई अपराध की घटनाएं होती, कहीं से सीसीटीवी फुटेज मिल जाता, तो ये तकनीक पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में काम आ जाता, मीडिया के हाथ लग जाता, तो चीज़ें पता चल जाती कि अपराध का पूरा नेचर कैसा था, तमाम चीज़ें कैसी थी। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो शायद इंसान उसको कैप्चर नहीं कर पाता, वो तकनीक के सहारे हम और आप उसको देख पाए। रात को घटना हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो तकनीक पर ही आधारित है। तकनीक के सहारे हम इंसानी दुनिया में उसको देख पाना संभव हुआ। तो तकनीक का इस मामले में तो बेहतर मतलब इस्तेमाल कहा जा सकता है, लेकिन इसके खतरे भी बहुत हैं। मतलब ये हम पे निर्भर करता है कि कैसे हम उसे इस्तेमाल इसका इस्तेमाल कैसे, जब मतलब वही है कि मेन स्ट्रीम की जो पत्रकारिता होती है, मुख्य धारा की पत्रकारिता, वहाँ पे तो कई बैरियर्स हैं, वहाँ पे कई चेक-इन्स लगे हुए हैं कि वो चेक-इन्स के बाद ही चीज़ें बाहर जाएंगी। लेकिन जो हर हाथ में मोबाइल वाली पत्रकारिता है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे कोई चेक-इन्स नहीं है, इनके कोई पैरामीटर्स नहीं है, इन्होंने अपने लिए कोई मानक तय नहीं कर रखा है। तो कहीं कुछ भी प्रकाशित, कुछ भी प्रसारित कर देने की जो होड़ है, ये पूरे सोसाइटी को गलत दिशा में ले जा सकती है। आपको बताऊं कि हाल के दिनों में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने कहा कि उन्होंने ये रील्स देखा था, ये क्लिपिंग्स देखी थी, ये वीडियो देखा था, उसके आधार पर ये अपराध की घटनाएं कर डाली, उसके आधार पर ये क्राइम कर डाला, उसके आधार पर ये गलत स्टेप उठा लिया, उसके आधार पर सुसाइड कर लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी। तकनीक का इस्तेमाल तो अच्छा है, लेकिन उसका नियंत्रित इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि तकनीक ही हमको चलाने लगे। हम तकनीक को चलाएं, अपने हिसाब से चलाएं, अपनी ज़रूरत के अनुसार चलाएं, और जहाँ ज़रूरत हो उसका खूब इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा ना हो कि तकनीक हमें इस्तेमाल करने लगे, तब तो फिर हम उसके हाथ की कठपुतली हो जाएंगे। वही कहते हैं ना कि विज्ञान तभी तक हमारे लिए वरदान है जब तक हम इसे सुचारू रूप से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो हम पे हावी हो जाएगी तो ज़िंदगी में परेशानियां आने लगेंगी। अगर आपसे बेशक जानना चाहूँगी कि इस तकनीकी संचालित दुनिया में डिजिटल होती पत्रकारिता के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब तो पत्रकारिता का भविष्य डिजिटल में ही है, और जिस ढंग से रीडरशिप घटा है, मैं जैसे अखबार को देख रहा हूँ, लगातार कोई भी पठनीयता घटी है। अब जो पुस्तक पढ़ने की एक प्रवृत्ति थी, हम लोगों तक तो है, हमारे पिताजी दादाजी तक तो खूब देखा कि सुबह की चाय अखबार के साथ ही शुरू होती थी। मैगजीन्स आते थे, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक जो भी होते थे, पीरियोडिकल्स आते थे, तो वो पढ़ते थे। ट्रेन में आप सफ़र करें तो हर हाथ में अखबार होता था, मैगजीन्स होते थे। आज देखें हर हाथ में मोबाइल है और वो शॉर्ट्स चल रहे हैं। पहले तो शुरू में जब इंटरनेट आया तो 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो भी चलता था, बाद में वो कुछ मिनट का आया, अब तो सेकंड पे आ गया है। 5 सेकंड 7 सेकंड से ज़्यादा ठहर नहीं रहे हैं। तो हमारी पठनीयता, हमारी एकाग्रता इतनी सीमित होती जा रही है कि हम एक साथ पता नहीं क्या देखना चाहते, कितनी दुनिया को देखना चाहते। तब तो वो शॉर्ट्स बन रहे और लगातार उसको आगे 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 बढ़ाते जा रहे हैं, और कब हमारा 2 4 5 घंटे निकल जाते हैं हमारे, पता नहीं चलता। तो इस मामले में बड़ा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं, और ये रवैया अच्छा नहीं है। ऐसे तो डिजिटल का एज आ रहा है, डिजिटल एरा है,
लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से लोगों को थोड़ी पठनीयता की ओर लौटना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल ने अब लोगों को थोड़ा मतलब होता है ना, जब कोई चीज़ का अति इस्तेमाल करने लगेंगे तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। अब डिजिटल वर्ल्ड ने अब लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया है। आँखों की रोशनी जा रही है, हम लगातार ऑन स्क्रीन रह रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट पे, तो उससे हमारे सेहत पर अब एक बुरा असर पड़ रहा है। और इसके लिए विदेशों में डिजिटल फास्टिंग शुरू हो गई है, सप्ताह में एक दिन सारे डिजिटल गैजेट से दूर रहेंगे। तो अतिशय इस्तेमाल किसी भी चीज़ का वो अच्छा नहीं है। ऐसे तो डिजिटल एरा आ रहा है, नो डाउट, उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार वही होगा कि अनुशासित तरीके से इसका इस्तेमाल न किया तो ये हमें मानसिक रूप से बीमार पड़ देगा। की तो आज के समय में लोग, बच्चों के पास कई ऐसे संसाधन उपलब्ध है जिसके ज़रिए वो अपने आप को एक मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। अगर बात करें उनके चॉइस के क्षेत्रों की, तो उनमें से एक पत्रकारिता भी है। तो चाहूँगी कि इसके संदर्भ में बताएं कि क्या कुछ स्कोप है पत्रकारिता में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आज के संदर्भ में बात करें 2024 में, तो पत्रकारिता का स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ा है जो शायद आज के 20 साल पहले नहीं था। 20 साल पहले बहुत लिमिटेड स्कोप्स थे, या तो टेलीविज़न में आप काम करेंगे या फिर प्रिंट में, अखबार, मैगजीन्स में काम करेंगे, और एक तीसरा था कि बॉलीवुड के लिए कुछ सिनेमाटोग्राफी या फिर उसमें कैरियर बनाएंगे। आज तो स्कोप्स इतने हैं कि आपको यदि अच्छी भाषा पर अच्छी पकड़ है या तकनीक की अच्छी समझ है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा उच्चारण करते हैं, तब आप घर बैठे आप अपने मीडिया हाउस के मालिक आप खुद हैं और खूब अच्छा कर सकते हैं। आप जितना बेहतर करेंगे उतना बेहतर पाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है, बहुत सारी महिलाओं ने, इवन मैं तो कहूँ कि इतना स्पेशलाइजेशन तो आज के 20 साल पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। वो किचन का लाइव टेलीकास्ट करके कि वो ये बनाना जानती हैं, आप इसे ऐसे सीख सकते हैं, और वो मतलब कुकिंग का टिप्स बता करके आज वो लाखों करोड़ों रुपए में कमा रही हैं। एक बहुत सरल सहज तरीके से वो बताती हैं, और मैंने देखा है ऐसे कई लोगों की लंबी लिस्ट है जो न केवल अच्छी कमाई कर रही हैं बल्कि अच्छा नाम भी कमाया है और आज लोग उन्हें जानते हैं। तो आज की तारीख में हाँ, लेकिन एक बात, तकनीक लाख आ जाए, आपको एक अच्छी भाषा आनी चाहिए, आपका संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, आपकी वाणी में वो संयम दिखना चाहिए। नहीं तो उच्छृंखल होकर के लोकप्रियता तो पाई जा सकती है, हो सकता है कुछ व्यूज़ और पैसे भी आप ठीक ठाक कमा लें, लेकिन वो बहुत टिकाऊ नहीं होता, वो बहुत अप्रिसिएबल नहीं होता, उसको लोग कभी सराह नहीं सकते। तो लेकिन स्कोप बहुत है, स्कोप है। सबके बावजूद पत्रकारिता के जो बेसिक्स हैं वो तो आपको ठीक करने पड़ेंगे। अच्छा बोलने आना चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जब बोलें तो कम से कम हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भाषा में आप बात करें तो वो भाषा एक मानक भाषा हो, और तब फिर आपको मतलब स्काई इज लिमिट जो कहते हैं वो आप पा सकते हैं। और इस तकनीक ने आज के दौर में ये बड़ा सरल सहज कर दिया है। बिल्कुल। और ऐसे भी कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में परिपक्व होने के लिए उससे जुड़ी हर एक जानकारी हमें होनी चाहिए। ऐसे में अगर आपसे पूछूं कि आपका रुझान पत्रकारिता के प्रति किस तरीके से हुआ, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हर एक आदमी वो पत्रकार है जो समाज के प्रति थोड़ा भी संवेदनशील है। मैं यदि बात करूं अपनी, तो मतलब एक एक घटनाएं जो होती हैं तो मुझे लगता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको रोका जा सकता था क्या, या ये हुआ तो इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन कौन है। ये आवाज़ यदि किसी भी इंसान के अंदर से आती है तो समझिए कि वो आदमी बाय नेचर जर्नलिस्ट है। और एक ज़माने में जर्नलिस्ट ऐसे ही लोग हुआ करते थे। आज पाठ्यक्रम आ गया कि आप कोर्स करते हैं, लेकिन जिनमें भी सामाजिक संवेदना है, तो जिनमें भी समाज के प्रति जो हो रही घटना, दुर्घटना या जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उनको लेकर के कि ये क्या हो सकता है, सामाजिक बदलाव की यदि कोई पीड़ा है मन में, तो वो हर एक वो आदमी पत्रकार है जो एक संवेदनशील आदमी है। तो मेरा तो मानना यही है कि समाज की संवेदना यदि आप में है तो आप एक पत्रकार हैं, बाय नेचर पत्रकार हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल। जैसा कि जिक्र हुआ कि आज की युवा का रुझान पत्रकारिता के प्रति दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में जो युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन युवाओं का मार्गदर्शन किस प्रकार आप करना चाहेंगे? आज वैसे युवा जो खासतौर से पत्रकारिता को कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो प्रिंट, डिजिटल या और भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए, तो अब तो ऐसे मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में लीजिए, शुरू हो जाइए। लेकिन बेहतर होगा कि आप एक बेहतर जर्नलिस्ट बनना चाहते
तो बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, पाठ्यक्रम के जरिए आपको उनका अनुशासन पढ़ाया जाता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो डिप्लोमा लेवल के भी बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, डिग्री लेवल के बहुत सारे कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर कोर्सेज हैं। कोई भी आप एक पाठ्यक्रम के जरिए पत्रकारिता की बारीकियों को आप समझ सकते हैं। उसके बाद जब आप काम करेंगे, उसके पहले आप जो काम कर रहे थे या जिन लोगों ने वो नहीं किया है वो कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, तो उसका फ़र्क साफ दिखेगा। इसके अलावा आपकी एक सामाजिक, आप में सामाजिक दायित्व का एक बोध होना चाहिए। वो चाहे पाठ्यक्रम करें या ना करें, वो हमेशा आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप एक सफल पत्रकार हैं। अन्यथा आप एक एंकर हो सकते हैं, आप एक मतलब सूचनाओं को केवल भेजने वाला एक एआई टाइप का इंसान हो सकते हैं, यदि आप में सामाजिक दायित्व का बोध नहीं है। पत्रकार हैं तो जाहिर तौर पर नैतिक और सामाजिक दायित्व का बोध। बिल्कुल सर, पत्रकारिता हो या कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप उस पर आगे बढ़ना चाहते तो आपको डिटरमिन्ड, फोकस्ड और हार्ड वर्किंग होने की आवश्यकता है। सर आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दर्शकों को भी धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मौका मिला दूरदर्शन बिहार कि इस बिहार बिहार कार्यक्रम में, इसके लिए पूरे दूरदर्शन परिवार को भी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष अतिथि, जिनसे हमने जाना कि पत्रकारिता क्या है और किस तरीके से आप एक बेहतर पत्रकार बन सकते हैं। तो वक्त हो चला आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ चीज़ें भी सही होती है, अगर आप गलत सोचते हैं तो आपके साथ चीज़ें भी गलत होती है। इसीलिए अच्छा सोचें, अच्छा कार्य करें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ नमस्कार।